हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आशुतोष सर, आपका बायोलॉजी मेंटर बायोडेमिक्स क्लासेस से। तो पिछले क्लासेस में जो भी मैंने सेल में पढ़ाया था, आई होप कि आप लोग उन सब चीजों को आप लोगों ने रिवीजन कर रखा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एन ओवरव्यू ऑफ सेल को आज हम लोग यहाँ कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल में क्या क्या कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो एन ओवरव्यू ऑफ सेल को हम लोग शुरू करते हैं। आइए देखते हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल में सबसे पहला पॉइंट क्या हम लोगों ने एनसीईआरटी से लिया है, वो है कि द ओनियन सेल इज ए टिपिकल प्लांट सेल। ऑनियन सेल जो है वो एक टिपिकली देखा जाए तो एक प्लांट सेल है। आपके एनसीईआरटी में ह्यूमन चिक सेल का भी बात किया है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे ओनियन सेल का बात करना है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर में मौजूद होता है सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या, तो सेल वॉल, ठीक है। तो कह रहा है द ओनियन सेल इज टिपिकली प्लांट सेल, ठीक है। इट हैज ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट इनसाइड इट लाई द सेल मेम्ब्रेन। क्या कह रहा है, जरा आप समझिएगा। कह रहा है कि ये रहा प्लांट सेल, ठीक है, जरा ध्यान से आप इधर गौर फरमाइएगा, ठीक है। ये एक प्लांट सेल है और इस प्लांट सेल के चारों तरफ देखा जाए तो मौजूद होता है क्या, तो एक सेल वॉल, ठीक है। देख रहे हैं, इसमें अगर बात करें तो सेंटर में लार्ज स्पेस कौन घेरे रहता है, तो वैक्यूल, और साइड में किनारे में कहीं पे रहता है क्या, तो न्यूक्लियस, ठीक है। बेसिकली यहां ये जो लाइन कह रहा है इसका मतलब आप समझिए। कह रहा है कि इट हैज ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल, इसके पास एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल होता है। तो कहां है, तो ये है, ये सेल वॉल। दूसरा, आगे जरा पढ़िए, वो भी कहां मौजूद होता है, तो एज इट्स आउटर बाउंड्री, सेल वॉल इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है, ठीक है, ये आउटर बाउंड्री होता है। और यदि अगर बात करें तो जरा आप ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रीन वाला है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसके अंदर में मौजूद होता है ये जो है इस तरीके का, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में ये क्या है, तो वैक्यूल है, ठीक है, ये वैक्यूल है। और यहां पे ये जो साइड में है पेरिफेरल, ये है न्यूक्लियस। तो ये किसका स्ट्रक्चर हुआ, तो एक प्लांट सेल का, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, प्लांट सेल। अब जरा आगे आइए, क्या कह रहा है, एंड जस्ट इनसाइड इट लाई द सेल मेम्ब्रेन। देख लीजिए, उसके अंदर में ये जो सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ये सेल वॉल के अंदर में होता है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले हैं, ठीक है। आप चाहो तो इस लाइन के नीचे ये आप ड्रॉ करके आप लिख सकते हो, ठीक। आगे बढ़िए, फिर कह रहा है अगला पॉइंट कि सेल्स दैट हैव ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। अब जरा हम लोग यहां पे समझ लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। आपके लिए यहां पे दो सेल बना हुआ है, आप जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सेल ए एंड सेल बी, ठीक है, ये सेल ए है और ये सेल बी है, ठीक है। अब इनमें मौजूद क्या होता है, तो देखिए, एक में क्या है, तो एक में ये न्यूक्लियस फुल्ली डेवलप्ड है, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, एक में न्यूक्लियस क्या है, तो फुल्ली डेवलप है। मैं बना रहा हूं न्यूक्लियस को, ठीक। इसके अंदर में न्यूक्लियोलस भी है और क्रोमेटिड नेट भी है। लेकिन यहां अगर आप ध्यान दें तो इसमें न्यूक्लियस जो है वो डेवलपिंग फॉर्म में है, ठीक है, नहीं आया है, इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। लेकिन अगर बात करें यहां, तो आप जरा ध्यान दीजिए,
इसमें गोल्जी एपैरेटस भी है, ठीक है, ये रहा गोल्जी एपैरेटस। इसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी है, तो अब ध्यान दीजिएगा, तो ये रहा आपको मिलेगा ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। राइबोसोम, लाइसोसोम्स वगैरह सब होता है, और इसमें मौजूद होता है ये साइटोप्लाज्म, इसमें भी मौजूद होता है ये साइटोप्लाज्म, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन आप जरा यहां पे आइडेंटिफाई कीजिए, ये वेल डेवलप्ड फॉर्म में है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसमें मौजूद है, ठीक है। और यहां पे न्यूक्लियस डेवलप ही नहीं है, तो नॉट फुल्ली डेवलप्ड, ठीक है, यहां पे न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप ही नहीं है। तो इसीलिए जिसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड, जरा देखिए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कह रहा है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जिसमें होता है वो यूकैरियोटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यूकैरियोटिक। जिसमें नहीं होता है मेम्ब्रेन बाउंड वो कहलाता है क्या? तो प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अब जरा इसे देखिए, कह रहा है ये लाइन, cells that have a membrane bound nucleus are called eukaryotic cell। जिस सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है उसे ही कहा जाता है क्या? तो यूकैरियोटिक सेल। तो आप यहां इसको अगर देखें सेल ए को, तो ये यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। और यहां पे जो बना हुआ है ये क्या है? तो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। फिर कह रहा है सेल्स दैट लैक ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। देख लीजिए, अभी जस्ट मैंने जो आपको बताया, जो समझाया, वही यहां लिखा हुआ है। ऐसा सेल जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जिसमें नहीं होता है, उसे ही कहा जाता है क्या? प्रोकैरियोटिक सेल। क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल। फॉल्स न्यूक्लियस इनमें मौजूद होता है, लेकिन ट्रू न्यूक्लियस किसमें मौजूद होता है? तो यूकैरियोटिक सेल में। याद रखिएगा, ठीक है। यही ओवरव्यू में ये दो स्टेटमेंट कह रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल ए फ्लूइड मैट्रिक्स इज प्रेजेंट कॉल्ड साइटोप्लाज्म। आइए जरा हम साइटोप्लाज्म को ड्रॉ करते हैं। तो साइटोप्लाज्म को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यहां फिर से हम लोग साइटोप्लाज्म को समझने के लिए दो सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब देखिए ये सेल का दो स्ट्रक्चर है, ठीक है। ठीक, यहां पे ये मानते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है। आप इस न्यूक्लियस को छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए, इसके अंदर में मौजूद होता है क्या? तो इसके अंदर में मौजूद होता है इस तरीके का लिक्विड, ठीक है। ये जो फ्लूइड मैट्रिक्स जो इसमें मिल रहा है, ठीक है, ये जो फ्लूइड मैट्रिक्स भरा हुआ है इसमें, ठीक है, या फिर यूकैरियोटिक में देख लीजिए ये वाला, ठीक, यही है क्या? तो साइटोप्लाज्म है। क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म दोनों में मौजूद है, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। ये यहां भी ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि बोथ, दोनों में, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, फ्लूइड मैट्रिक्स, एक फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जिसे कहा जाता है क्या? जिसे कहा जाता है द साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है इसे? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने स्टेटमेंट पे। फिर कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, द साइटोप्लाज्म ऑक्युपाई द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सेल। हाँ बिल्कुल ये सही कह रहा है, ठीक है। किसी भी आप सेल को अगर आप देखें, ठीक है, आप देखिए किसी भी सेल को अगर आप देखेंगे तो इस सेल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करता कौन है? तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करने वाला जो होता है वो है ये साइटोप्लाज्म। इस पूरे साइटोप्लाज्म, इस पूरे सेल में ये फैले रहता है, इस पूरे में देखिए, इस पूरे में ये फैला हुआ है। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई कौन करता है? तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करने वाला ये है आपका
साइटोप्लाज्म। देखिए ये पूरे सेल में ये फैला हुआ है, यही सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, ध्यान दीजिएगा। यही है क्या, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो कह रहा है द साइटोप्लाज्म ऑक्युपाई द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सेल। सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन ऑक्युपाई करता है, तो साइटोप्लाज्म। आइए आगे चलते हैं। फिर कह रहा है इट इज द मेन साइट फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटी। इसे मेन एरिना भी कहा जाता है, किसे, साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म जो है वो मेन साइट है सारे सेलुलर एक्टिविटी का। क्वेश्चन ये भी आता है कि मेन एरिना कौन है पूरे सेलुलर एक्टिविटी का, तो साइटोप्लाज्म है। इन द साइटोप्लाज्म मेनी केमिकल रिएक्शन, देखिए क्या कह रहा है कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं दैट आर इसेंशियल टू मेंटेन द लिविंग स्टेट ऑफ द सेल। किसी भी सेल को उसकी लिविंग अवस्था में मेंटेन करके रखना ये साइटोप्लाज्म की ही काम है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है तो सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, इसलिए वो सेल क्या है, वो सेल लिविंग स्टेट में है। ये बात आप याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस देयर आर सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट organelles present in the cytoplasm which are called cell organelles। अभी जस्ट मैंने आपको एक ड्रॉ करके दिखाया था स्ट्रक्चर जिसमें न्यूक्लियस के साथ गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब मौजूद था। तो जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, उसे ही कहा गया क्या, यूकैरियोटिक सेल। तो यहां उसी यूकैरियोटिक सेल के सारे ऑर्गेनल्स का बात कर रहा है कि न्यूक्लियस के अलावा उसमें बहुत सारे सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में, जिसे सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, आगे आइए। फिर कह रहा है फॉर एग्जाम्पल ऑफ सच ऑर्गेनल्स इंक्लूड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, ईटीसी। अगर बात करें तो ये है कुछ एग्जाम्पल जो कि ऑर्गेनल है, किनके, सेल के। ठीक है, इन्हीं सेल ऑर्गेनल्स का यहां पे इसमें बात की है। ठीक है, क्या क्या, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कहीं कहीं आपको किसी किताब में ER लिखा मिलेगा तो शॉर्ट फॉर्म है उसका। ठीक है, जीबी लिखा हुआ मिलेगा तो गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, तो सेल ऑर्गेनल्स के। कह रहा है प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक दिस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। क्या रहते हैं, पूरी तरीके से उसमें एब्सेंट रहते हैं। फिर कह रहा है राइबोसोम्स, जरा ध्यान दीजिएगा, राइबोसोम्स हाउएवर आर द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। राइबोसोम जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ठीक है, ये मिलता है हर एक सेल में। ठीक है, आर फाउंड इन ऑल सेल्स दैट इज बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। याद रखिएगा ये थोड़ा सा नीचे है, ये विजिबल नहीं हो पा रहा है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में मौजूद होता है कौन, तो राइबोसोम। ठीक है, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगला आप लोग हेडिंग डालिएगा टॉपिक में, क्या, सेल साइज एंड सेल शेप। सबसे पहला सवाल ये आप लोगों से है कि सेल का साइज अलग अलग क्यों होता है, सेल का शेप अलग अलग क्यों होता है। फिर तो हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो सवाल ये रहा क्या कि व्हाई डज सेल साइज डिफर, ये है कि व्हाई डज सेल शेप डिफर, क्यों सेल का साइज अलग होता है, क्यों उसका शेप अलग होता है। तो जरा समझिएगा, बिकॉज डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हर एक सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है एंड रिक्वायर डिफरेंट वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया, और उन्हें अलग अलग वॉल्यूम्स और अलग अलग उनकी सरफेस एरिया की आवश्यकता होती है। इसलिए सेल का साइज क्या होता है, अलग होता है। तो सेल का शेप क्यों अलग होता है, बिकॉज
द शेप ऑफ सेल इज एडेप्टेड टू शूट इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक सेल का स्पेसिफिक फंक्शन है, वो अपने आप को उस फंक्शन में अपने आप को वो अच्छे से शूट यानी एडप्ट कर सके, इसलिए सेल का शेप क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अच्छे से वो फंक्शन परफॉर्म कर सके, इसलिए सेल का शेप भी क्या है, अलग है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या, सेल साइज और शेप में सबसे पहले बात करेंगे सेल के साइज का। क्या कह रहा है, द साइज ऑफ सेल्स कैन वेरी ग्रेटली, ठीक है, फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू विजिबल टू द नेकेड आई। अगर देखा जाए तो सेल का साइज इतना वेरी करता है कि माइक्रोस्कोपिक से वहां तक हम लोग देख सकते हैं। सेल का साइज इतना ज्यादा वेरी करता है कि माइक्रोस्कोपिक से हम लोग अपने नेक्ड आई तक के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं या सेल को देख सकते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, ज्यादातर सेल्स क्या है, तो माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है ना, एंड कैन बी सीन ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप, और उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स, द साइज ऑफ अ सेल डिपेंड्स ऑन इट्स फंक्शन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कह रहा है कि साइज जो सेल का है वो उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है और उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉलेस्ट सेल जिसको माइकोप्लाज्मा कहा जाता है, अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर, जो कि एक तरह का क्या है, तो बैक्टीरिया है। ठीक है, ये सबसे छोटा क्या है, सेल है, माइकोप्लाज्मा। दूसरा अगर बात करें तो लार्जेस्ट सेल है, ठीक है, जो कि यहां पे एक अंडा का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप देख सकते हैं क्या है, तो ऑस्ट्रिच का एग है। विजिबल टू द नेकेड आई, कंसीडर्ड द लार्जेस्ट सिंगल सेल। ठीक है, अपने आंख से आप इस सेल को देख सकते हैं। और लॉन्गेस्ट का अगर बात करें तो जो कि ब्रेन में मौजूद होता है, नर्व सेल है, न्यूरॉन्स, मे बी अप टू 1 मीटर लॉन्ग इन ह्यूमन। मानव में ये 1 मीटर लंबा हो सकता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। आइए, फिर कह रहा है, यहां पे एक टेबल बना हुआ है, जरा देखिएगा। कह रहा है कि एक तरफ लिखा हुआ है शेप, दूसरी तरफ एग्जाम्पल, और तीसरे रो में लिखा हुआ है फंक्शन एंड फीचर्स। मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर समझे तो पहला यहां पे सेल का शेप जो है वो है राउंड और स्फेरिकल। एग्जाम्पल के तौर पे यहां दिया हुआ है एग सेल, जिसे लिखा गया है क्या, ओवम। फंक्शन क्या है, तो स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन। याद रखिएगा, जो राउंड और स्फेरिकल शेप का बात हो रहा है वो एक एग सेल है जो कि ओवम है। फंक्शन उसका क्या है, तो स्टोरेज या तो प्रोटेक्शन करना। ठीक है, दूसरा है क्या, तो स्पिंडल शेप्ड का मसल सेल्स होते हैं, जो किसमें मदद करते हैं, तो हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट में मदद करते हैं। तीसरा है क्या, इलोंगेटेड शेप का, जो कि नर्व सेल है, दैट इज न्यूरॉन, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। क्या करता है, तो नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, चौथा है फ्लैट और थीन शेप का, ठीक है, जो कि स्किन सेल होता है, उसमें स्क्वामस एपिथेलियम अगर आप बात करें तो वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है ये। ठीक है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो प्रोटेक्शन। पांचवा है इरेगुलर शेप का, आपको पता होगा अमीबा, अमीबा का कोई फिक्स शेप एंड साइज नहीं होता है। ठीक है, मूवमेंट एंड इनगल्फिंग फूड, यही इसका फंक्शन है। सीडोपोडिया के मदद से, आपको पता होगा कि सीडोपोडिया की मदद से ही वो फूड को इनगल्फ करता है और मूवमेंट करता है। और जो लास्ट है वो है क्या, तो डिस्क शेप्ड है, आरबीसी। ठीक है, इजी पैसेज थ्रू कैपिलरी गैस एक्सचेंजेस। ये क्या करता है, बेसिकली हमारे बॉडी में ये गैस एक्सचेंज करने में मदद करता है। ठीक है, कैपिलरी में आसानी से ये क्या हो जाता है, पास भी हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट पॉइंट में ये 3 पॉइंट्स आपके लिए। ठीक है, आपको ये बात याद रखने होंगे। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स को आप 3-4 पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। क्या है, जरा देखिए। लार्जेस्ट
प्लांट सेल अगर पूछे तो आप जवाब दीजिएगा जाइलम का। लार्जेस्ट प्लांट सेल का अगर आपसे सवाल कोई करे तो आप जाइलम नाम दे दीजिएगा। लॉन्गेस्ट प्लांट सेल का अगर बात करें तो फाइबर ऑफ रैमी बताइएगा, ठीक है। और अगर लार्जेस्ट प्लांट इन मल्टीसेलुलर का अगर बात करें तो ओव्यूल ऑफ साइकस है। क्या है? ओव्यूल ऑफ साइकस। और लार्जेस्ट प्लांट सेल इन यूनिसेलुलर इज तो एसिटाबुलेरिया। क्या है? एसिटाबुलेरिया। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। ये आप चारों नोट पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में और याद भी रखिएगा, पूछा जाए तो आप जवाब दे दीजिएगा। आइए अब हम लोग अपने नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। यहां तक आपका ओवरव्यू खत्म। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स का बात करेंगे, फिर यूकैरियोटिक, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, उसके बाद फिर ऑर्गेनल्स पे जाएंगे। आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। तो आपको पता होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। आप एक काम कीजिए, प्रो को अलग कर दीजिए जैसे किया हुआ है और कैरियोटिक को अलग कीजिए। प्रो का मतलब क्या होता है? तो प्रो का मतलब होता है व्हाट? प्रिमिटिव। और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? तो कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। अब जरा ध्यान दीजिएगा, प्रो का मतलब होता है व्हाट? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, ठीक है। या फिर आप इसे फॉल्स भी कह सकते हैं। और जहां आपको वर्ड मिले कैरियोटिक बायो में तो इसका मतलब होता है क्या? न्यूक्लियस। जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस मिलता है या जिसमें फॉल्स न्यूक्लियस मिलता है उसे ही प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं जरा एक चीज यहां नोट कर लीजिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें प्रिमिटिव, ठीक है, न्यूक्लियस तो मिलता है। आप जरा समझिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो एक प्रिमिटिव सेल है। साथ ही साथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर मौजूद है तो उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी उनमें क्या होगा? एब्सेंट होगा। ये लिखा हुआ है वही है कि ए प्रोकैरियोटिक सेल इज अ प्रिमिटिव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विदाउट ए ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। अभी जस्ट मैंने आपको एन ओवरव्यू ऑफ सेल में इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको दिखाया था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट द बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल किसको रिप्रेजेंट करता है? तो बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी को रिप्रेजेंट करता है और माइकोप्लाज्मा को। मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया में भी होता है, माइकोप्लाज्मा में भी होता है और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी होता है, ठीक है। आगे, they are generally smaller and multiply more rapidly than eukaryotic cell। बात है, ये कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है काफी ज्यादा तेजी से अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। फिर अगला पॉइंट कह रहा है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन थ्रू प्रोकैरियोटिक exhibit a wide variety of shapes and function। जरा आप ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, वो फंडामेंटली सिमिलर होते हैं। थ्रू प्रोकैरियोटिक्स एग्जिबिट ए वाइड वेराइटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन। बिल्कुल सिमिलर है, सब में सिमिलर मिलेगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का अगर बात करें या सेल का बात करें तो अलग अलग शेप और फंक्शन के हमें दिखेंगे, उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अभी हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे लिविंग वर्ल्ड के बाद, उस नेक्स्ट चैप्टर में जो एक किंगडम है मोनेरा, उसमें प्रोकैरियोटिक का ही तो जिक्र है, बहुत बड़े पैमाने पे उनमें वेरिएशंस हैं। आइए तो हम अब अपने अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो है वो अगला टॉपिक क्या? तो यूकैरियोटिक सेल। अब सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे क्या? यूकैरियोटिक सेल। आइए देखते हैं। द यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड ऑल प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स। यूकैरियोटिक सेल में प्रोटिस्टा आता है, प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं थोड़ा इसको दूर करके लिखा हूं, क्या? कंपार्टमेंटलाइजेशन। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब यह कह रहा है कि इस यूकैरियोटिक सेल में हर एक ऑर्गेनल का अलग अलग क्या होता है? जगह होता है। यूकैरियोटिक सेल में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन दिखता है साइटोप्लाज्म में थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स।
देखिए तो वही तो मैं बोला, सेल मेम्ब्रेन के अंदर में जो साइटोप्लाज्म मौजूद है उसके अंदर में जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, उनके कारण यूकैरियोटिक सेल में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन दिखता है। फिर कह रहा है यूकैरियोटिक सेल पोजेज एंड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर एनवेलप। हाँ, यूकैरियोटिक सेल के पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनवेलप भी होता है, ठीक है। आइए अब डायग्राम से कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स का बात करें तो ये है हमारा क्या, आरबीसी। अब देख सकते हैं ये आरबीसी का स्ट्रक्चर है जो कि रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स या रेड ब्लड सेल्स कहलाता है। ये राउंड और बाई कॉन्केव शेप का होता है, ठीक है। आपको पता होगा आरबीसी इसी तरीके का होता है, आपकी किताब में दिया भी होगा। अगला है डब्ल्यूबीसी जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, ठीक है। अमीबॉइड शेप का होता है, कोई फिक्स शेप एंड साइज नहीं होता है, ये इसी तरह का होता है। अगला है क्या, तो कॉलुमनार एपिथेलियम सेल जो कि लॉन्ग और नैरो होता है। आप देख सकते हैं एकदम कॉल्यूम में बना हुआ ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, और लॉन्ग और नैरो भी है, ठीक है। अगला नर्व सेल है जो कि ब्रांच्ड और लॉन्ग होता है, ये रहा, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये नर्व सेल्स हैं। आगे ट्रैकिड्स जो कि इलोंगेटेड फॉर्म में होता है। ट्रैकिड्स कहां मिलता है, तो जिम्नोस्पर्म में। आप देख सकते हैं जिम्नोस्पर्म में इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसे ट्रैकिड्स कहते हैं, ठीक है। फिर मेसोफिल सेल जो कि राउंड शेप का होता है, बिल्कुल ये ग्रीनिश और इसी तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है, आपको पता होगा। आगे अगला पॉइंट जरा नोट कीजिएगा, कह रहा है कि इन यूकैरियोटिक सेल्स जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहां मौजूद होता है, तो वो ऑर्गेनाइज रहता है क्रोमोसोम में। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉन आइडेंटिकल। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो नॉन आइडेंटिकल होते हैं, ये बात अच्छे से आप याद रखिएगा। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये नॉन आइडेंटिकल है, ठीक है। फिर अगला क्या कह रहा है, अगला पॉइंट ये भी नोट करेंगे कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल आर डिफर as they possess cell wall, plastids and a large central vacuole which are absent in animal cell। हाँ, प्लांट सेल में ये सब चीज मौजूद होता है, एनिमल सेल में ये सब चीज एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में ना ही सेल वॉल मिलेगा, ना ही सेंट्रल वैक्यूल मिलेगा, ना ही प्लास्टिड्स होगा। ये तीनों के तीनों कहां मौजूद होंगे, तो प्लांट सेल में, ठीक है। आप यहां तक आप पूरे क्लास को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहां तक जो है आपको सुनना बहुत ही ज्यादा आवश्यक था, क्योंकि ये सब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आगे हम लोग को मिलेगा भी, लेकिन इसको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ भी पूछ देगा, ठीक है। आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो टॉपिक है वो है हमारा क्या, तो बैक्टीरिया। आप देख सकते हैं ये बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेवल डायग्राम है, बनाने का जरूरत तो है नहीं आपको, बना हुआ है, ठीक है। देखिए बैक्टीरिया में ये जो बड़ा वाला इस तरीके का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है क्या, तो ये है फ्लैजिला, ठीक है, बैक्टीरियल फ्लैजिला है। हरा वाला जो दिख रहा है वो साइटोप्लाज्म है और ब्लू वाला जो दिख रहा है वो राइबोसोम है। और ये जो है ये सब क्या है, तो ये सब डीएनए का न्यूक्लियोइड है, ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन में एक्सटेंशन दिख रहा है ये इस तरीके का स्ट्रक्चर, ठीक है, मैं ब्लैक से दिखा देता हूं, ठीक है। ये मेम्ब्रेन में ये जो एक्सटेंशन दिख रहा है ऐसा, ठीक है, ये मेसोसोम है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में मौजूद होता है क्या, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में होता है सेल वॉल, और उसके बाद ये जो रेड वाला है ये रेड वाला होता है क्या, तो कैप्सूल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे अंदर, फिर उसके बाद सेल वॉल, फिर उसके बाद कैप्सूल, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया के सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है बैक्टीरिया के बारे में, दे आर यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ये यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, बिना माइक्रोस्कोप के तो आप इसको देख ही नहीं सकते हैं। फिर कह रहे हैं दे आर प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म, सबसे पुराना लाइफ फॉर्म यही है इस धरती पे, ठीक है। फिर कह रहा है दे मे वेरी इन शेप और साइज, ये अलग अलग शेप और साइज के होते हैं, कौन, तो बैक्टीरिया, और कौन। फिर कह रहा है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम, आ गया ना, मोनेरा किंगडम,
बैक्टीरिया जो है एकमात्र ऐसा जीव है जो मोनेरा किंगडम में मिलता है। इस मोनेरा किंगडम में केवल और केवल किसके बारे में पढ़ेंगे? तो बैक्टीरिया के बारे में ही तो पढ़ेंगे, और किसके बारे में? लिविंग वर्ल्ड के बाद का चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, दे आर फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल, दैट्स व्हाई वी कॉल देम व्हाट? omnipresent। याद रखिएगा, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड देम व्हाट? वी कॉल्ड देम omnipresent। ये बैक्टीरिया वाटर में भी मिलेगा, ठीक है, सॉइल में भी मिलेगा, एयर में भी मिलेगा, इवन कोल्ड इन्वायरमेंट और हॉट इन्वायरमेंट में भी ये मिलेगा। ठीक है, ये हर जगह मिलता है, इसीलिए इसे omnipresent या तो कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, आगे आइए। अब अगला हेडिंग हम लोग डालेंगे क्या? टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे अपने कॉपी में, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखिए कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली हमारे एनसीईआरटी में यही 4 तरह के बैक्टीरिया के बारे में मेंशन किया गया है। क्या? कॉकस, स्पाइरिली, विब्रो और बैसिली। देखिए कॉकस कैसा होता है, इस तरीके का, ये कॉकस होता है, ये स्पाइरिली, ये विब्रो और ये बैसिली। ठीक है, ये सब वर्ड्स आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, बैसिली, स्पाइरिला, कॉकाई। ठीक है, ऊपर में लिखा है कॉकस, स्पाइरिली, विब्रो और इधर लिखा है क्या? बैसिली। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल वर्ड आपको पता होगा, वही है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, आप अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा और ऐसे ही लिख लीजिएगा। ठीक है, यही 4 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप। अब हम लोग बैक्टीरिया को क्लासिफाई करेंगे सेल एनवेलप के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? तो सेल एनवेलप के बेसिस पे हम लोग बैक्टीरिया को क्लासिफाई करेंगे। आइए, दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। इनको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, एक ग्राम पॉजिटिव और दूसरा क्या? ग्राम नेगेटिव। बड़ा इंटरेस्टिंग सा यह टॉपिक है, क्रिस्टन ग्राम के द्वारा यह दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था? क्रिस्टन ग्राम के द्वारा ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बताया गया था। तो कैसे ये बताए थे, आइए वो टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टेनिंग प्रोसेस। ठीक है, रंगने की विधि के आधार पर बैक्टीरिया को 2 भागों में बांटा गया। जिन बैक्टीरियो पे उनके कैप्सूल्स के वजह से रंग चढ़ गया वो ग्राम पॉजिटिव कहलाया, और जिन पे नहीं चढ़ा वो ग्राम नेगेटिव कहलाया। आइए देखते हैं। ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन रिएक्शन ऑफ बैक्टीरिया टू ग्राम स्टेन। ये ग्रुपिंग कैसे हुआ? तो क्रिस्टन ग्राम ने क्या किया था? बैक्टीरिया के साथ स्टेनिंग प्रोसेस परफॉर्म किया था, मतलब उनको रंगा था। ठीक है, किसने डेवलप किया? क्रिस्टन ग्राम डेवलप स्टेनिंग प्रोसेस इन 1884। 1884 में इन्होंने क्या किया था? स्टेनिंग प्रोसेस डेवलप किया था। ठीक है, आइए पढ़ते हैं स्टेनिंग प्रोसेस है क्या। आप इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप नोट कीजिएगा जिस तरीके से लिखा हुआ है। क्या लिखा है जरा देखिए, जरा ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले एक स्लाइड हम लोग लेंगे। ठीक है, बेसिकली ये इस तरीके का एक स्लाइड होता है और इस पे हम लोग बैक्टीरिया लगा देंगे और उस बैक्टीरिया के सैंपल को कलेक्ट करके स्लाइड पे क्या करेंगे? रखेंगे। फिर उसी स्लाइड को हवा में कुछ देर के लिए रख के सुखा देंगे। ठीक है, एयर ड्राई कर देंगे स्लाइड को, स्टेन विथ क्रिस्टल वॉयलेट, और फिर उस सूखे हुए बैक्टीरिया को क्या करेंगे? क्रिस्टल वॉयलेट रंग से रंग देंगे। चलो ठीक है, हम लोग रंग दिए तो क्या हुआ? बैक्टीरिया जो है वो पर्पल कलर अपने ऊपर चढ़ा लिया। मतलब रंगने के बाद पता चला कि बैक्टीरिया का जो कलर है वो कैसा हो गया? पर्पल कलर का। हम लोग एक्स्ट्रा रंग उतारने के लिए पानी से उसको धो दिए। फिर उसको क्या किए? 0.5%, कितना? 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन में उसको डाल दिए। ठीक है, अब जैसे 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन में डाला गया उसके अंदर में क्या हुआ? एक क्रिस्टल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। क्या? तो फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके अंदर में क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। फिर उसको निकाल के अल्कोहल में डाल दिया गया। ठीक है, अब जैसे ही अल्कोहल में डाला गया, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया पे क्या हुआ? रंग चढ़ा हुआ ही रह गया, उतरा नहीं। कुछ से रंग उतर गया। तो जिससे रंग उतर गया फिर उनको ऑब्जर्व करने के लिए सैफरनिन सॉल्यूशन में उनको क्या किया गया? रंगा गया। जरा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। जैसे ही अल्कोहल से उसको ट्रीट किया गया
तो कुछ बैक्टीरिया जो है रिटेन कर लिया स्ट्रेन, तो कहलाया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एग्जांपल लैक्टोबैसिलस। एंड सम बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन स्ट्रेन कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया अपने ऊपर रंग नहीं चढ़ा पाए, तब जाहिर सी बात है वो विजिबल तो होंगे नहीं, तो उनको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ऑप्शनल स्टेप करके लिखा हुआ है, आप ये नोट करेंगे। काउंटर स्टेन्ड विथ सैफ्रनिन, ग्राम नेगेटिव अपीयर पिंक। जैसे ही सैफरन सॉल्यूशन में उसको डालेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसा दिखेगा हमें, पिंक कलर का। यही पूरा प्रोसेस है क्या, स्टेनिंग प्रोसेस, जो कि क्रिस्टन ग्राम के द्वारा 1884 में डेवलप किया गया था। ठीक है, अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। आज का क्लास यहां पे समाप्त होता है। ठीक है, आज स्टेनिंग प्रोसेस यहीं तक।